नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है साड़ी। स्वाति मैं सुबह से कह रही थी कि संदूक खोलने की रस्म कर लो। रह गई न रस्म और बहू मायके चली। बता रुकेगी क्या? हफ्ता 10 दिन नहीं तो रस्म में घर चलकर करवा देती। कल ये पंचक लग रहे हैं। अब तो बहू सोमवार को आएगी। बैठक में हॉल में बहू के रिसेप्शन के बाद नीरा ने अपनी बेटी से कहा, हाँ मम्मी, मैं तो रुकूंगी अभी। प्रभात बैंक की तरफ से 1 महीने की किसी ट्रेनिंग के लिए मंगलवार को लखनऊ जा रहे हैं और देव की छुट्टियां है तो वहां जाकर अकेले करूंगी क्या? आपको बताना भी भूल गई थी। चल फिर ठीक है, आराम से बहू के आने पे निभाएंगे इस रस्म को। तेरी दोनों बुआ भी अभी यही है, बाकी सब अभी रुक रहे हैं। आगे 2 दिन की छुट्टियां है। किसी चीज की बस मुझे यही थी कि प्रभात के बैंक में छुट्टी होगी या नहीं। इतना कहकर उन्होंने नई बहू को उसी समय मायके वाले के साथ पग फेरे की रस्म के लिए भेज दिया, क्योंकि अगले 5 दिन में बहू को पंचक के कारण भेजना नहीं चाहती थी और उसके 2 दिन बाद बेटे बहू हनीमून पर जाने के लिए टिकट बुक करवा चुके थे। देखते ही देखते 5 दिन के बाद सोमवार को बहू तारा आ गई। उस दिन नीरा ने अपनी देवरानी, जेठानी, भाभी और बहनों को सब परिवार रात्रि को भोज पे आमंत्रित किया, क्योंकि अगले दिन दामाद प्रभात को लेकर लखनऊ जाना था। इसलिए उन्होंने तय किया कि बहू की पहली रसोई का नेक भी सभी रिश्तेदारों के सामने करवा लेंगे, क्योंकि बड़ी बहू का उलाहना आज तक उसकी बड़ी ननद देती है। नीरा ने तो बहू के हाथ की खीर भी नहीं खिलाई। मैंने तो नेक में देने के लिए पायल खरीदी थी जो इस शहर में थे, बस उन्हें खीर खाने का मौका मिला। अरे दीदी, अब बनवा देती हूँ। बताओ, इधर बहू आई है उधर चल पड़े, इतना ध्यान भी नहीं गया। अब खाने में और नई नवेली बहू के हाथ की बनी पहली रसोई की खीर में स्वाद में फर्क होता है। नीरा ने उसी दिन सोच लिया था कि मयंक के विवाह में सबके उलाने ताने उतार देगी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से कह दिया था कि सबके आने जाने का हिसाब रखे, ताकि सारी रस्में और नेक पूरे परिवार के साथ निभाया जा सके। ये भी संयोग था कि शादी के बाद 2 दिन की सरकारी छुट्टी थी, इसलिए किसी ने जाने की जल्दी नहीं मचाई। ये तो अच्छा है कि बस 2 दिनों में नंदे दूसरे शहर में रहती है, वरना ससुराल और मायका एक ही शहर में होने के कारण ज्यादा परेशानी नहीं होती। सोमवार की दोपहर नई बहू मनी के आते ही नीरा ने अपने पति से कहा, सुनो, संदीप खोलने और बहू की पहली रसोई का नेग आज ही करवा देती हूँ। अच्छा दिन है, कल प्रभात भी चले जाएंगे और दोनों दीदी भी कहीं चली न पड़े, और फिर वो वहीं गगन की शादी की तरह कोई उलाहना न रह जाए। आप सबको रात के खाने की कह दो फोन पे, मैं तैयारी शुरू करवाती हूँ। एक बार फिर से पूरे परिवार के साथ शादी की चहल पहल हो गई। सबने बहू के हाथ की बनी खीर के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। नीरा ने खाने के बाद बड़ी जेठानी के सामने बहू के मायके से आया मौली लिपटा बक्सा रखते हुए कहा, जी, मौली लिपटे संदूक में से ननद साड़ी छाटेगी ना, नहीं तो ये शगुन का धागा किसी एक अटैची पे लपेट देते हैं। संदूक खुलाई के नेक में तो ननद अपनी पसंद की साड़ी उठाती है। याद होगा तुम्हें, हमारी आरती ने अपनी पूरी अलमारी, संदूक और अटैची सब खोल दिए थे, और एक एक नहीं, दोनों बहनें स्वाति ने, मेरी भतीजी भांजिया के कुल मिलाकर 8 नंदे थी। सबने उसकी मनपसंद सूट साड़ी दी थी। गगन की बहू ने तो एक एक ही दी थी। स्वाति, आ जाओ सारी बहनें, नीरा बोल दे मयंक की बहू को कि ये सारी सूट ले जाए। इसीता बेटा, जा अपनी साड़ी उठा ला। पर मम्मी जी, नेक की साड़ी तो इस लाल धागे से लिपटे संदूक में है, फिर मैं क्यों? अरे बहू, संदूक खोलने की रस्म तो इसी संदूक से निभाई जाएगी ना, पर नंदे तेरी साड़ियाँ में से तो ले जाएगी। पर ताई जी, वो मेरी महंगी महंगी साड़ियाँ है। क्या मतलब, हमारी लड़कियाँ सस्ती साड़ी पहनती है या उन्होंने महंगी साड़ियाँ देखी नहीं है? तेरे से पहले इस घर में 4 बहुएं आ चुकी है, वो क्या महंगी साड़ी नहीं लाई? मुझे पता है कौन कैसी साड़ी लाई है, पर मैं अपनी साड़ी में से एक भी साड़ी नहीं दूंगी। पूछ ले नीरा, कहीं तेरी बहू को, चाचा ताऊ की बेटिया को नेक देना भारी तो नहीं लग रहा है? नहीं दीदी, चाचा ताऊ की अलग थोड़ी है। इसी तरह हमारे घर में ना ये बात बहुत ना होगी। ये तो केवल एक रस्म है देने का, तो नेक के नाम पे हम खरीद कर दे सकते हैं, पर ये तो प्रेम का संबंध बनाने का है। ये रीत रिवाज बने हैं। आदर के साथ अपनी नंदों को बुला और जिसे जो भी साड़ी या सूट पसंद है खुशी के साथ दे। तभी ताऊ की दोनों बिटिया
चाचा की एक बेटी, एक मामा और एक बुआ की बेटी ने मौली लिपटे संदूक में से एक एक सूट उठाकर कहा कि उन्होंने पसंद कर लिया है। हालांकि वो उपस्थित हर स्त्री जानती थी कि उन्होंने केवल औपचारिकता बस रस्म पूरी की है। पर स्वाति के अहम को ठेस लगी। उसने कहा, लेने को तो मैं भी इसमें से ले सकती हूँ, पर क्यों लूँ जब इसमें सब लेने देने के कपड़े भरे पड़े हैं। हम क्या मजदूरन है। इतना कहकर एक सिल्क की भारी साड़ी इशिता के कमरे से उठा लाई। ये साड़ी मेरी बुआ ने बड़े प्यार से दी है, मैं इसे हरगिज नहीं दूंगी। ठीक है, जो तुम्हें गिफ्ट में मिली है उन्हें हटा लो, फिर बाकी से मैं छाटूंगी। इशिता ने 7-8 साड़ियाँ एक तरफ रख दी। उसके बाद इशिता ने एक साड़ी उठाई तो स्वाति के हाथ से छीनते हुए इशिता बोली, ये कलर तो मेरा मनपसंद है, मैं इसे नहीं दूंगी। अब स्वाति को लगा कि इशिता असल में नेक देना नहीं चाहती है, इसलिए उसने तैस में आकर कहा, भाभी लूंगी तो यही साड़ी लूंगी, वरना मना कर दो। अचानक इशिता ने स्वाति के हाथ से साड़ी छीनकर फेंकते हुआ कहा, उठा ये साड़ी और निकल मेरे कमरे से। अगर शर्म लिहाज है तो इस साड़ी को लेकर चली जा। इशिता के मुंह से इतना सुनते ही नीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। पूरा परिवार हकदम रह गया। कोई नई बहू क्या? आज तक बड़ों के सामने छोटी ने पलट कर जवाब देना नहीं सीखा था। तेज आवाज सुनकर बाहर के कमरे से स्वाति के पति अंदर आए और रोती हुई स्वाति ने जिद पकड़ ली कि वह अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाएगी। ताऊ ताई, चाचा चाची, मामी मौसी, बुआ सभी ने संत करने की कोशिश की, पर स्वाति ने आंसू देखकर प्रभात ने उसी समय कैब बुला ली। माता पिता और बड़ी भाभी भाइयों ने रोकने की कोशिश की, पर स्वाति और प्रभात अपने बेटे देव को लेकर चले गए। शादी की मिठाई कपड़े वैसे के वैसे पड़े रह गए। स्वाति और प्रभात ने जाने के बाद बहुत देर तक सब बैठे रहे। नीरा रोती रही, बाकी दिलासा देती रही। उधर मयंक अपराधी सा कोने में खड़ा था। क्या करे, किस हक से पत्नी कही जाने वाली लड़की को कुछ कहे। अभी तो ठीक से जाना पहचाना भी नहीं है। खैर, ताई जी ने सबको उठाते हुए कहा, चलो उठो, सारी रात बैठे रहोगे तो कुछ भी ना होगा वाला है। अब सुबह बात करेंगे, अभी मन भरा हो जाएगा, सब ठीक है। अगले दिन नीरा ने 10 फोन किए, पर प्रभात ने फोन उठाया नहीं और स्वाति का फोन स्विच ऑफ था। उसी दिन नीरा ने बड़े बेटे बहू को मिठाई कपड़े लेकर भेजा और बेटी देवतों के साथ लाने के लिए कहा, पर वहां पहुंचकर पता चला कि वो तीनों ही लखनऊ गए हैं, क्योंकि देव की छुट्टियां थी। मम्मी क्या करूं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हवाई जहाज की आने जाने और होटल की बुकिंग हो चुकी है, जाऊं या फिर नहीं? चला जा तू, पर एक बात तो बता, क्या इशिता को अपने विवाह पे पछतावा है? मैंने पूछा ऐसा क्यों किया तो बोली कि गुस्से में हो गया। उस दिन ताई जी ने कह दिया कि सब ठीक हो जाएगा, पर 1 महीना हो गया, कुछ ठीक ना हुआ। समझाने के बाद भी इशिता माफी मांगने को तैयार नहीं थी। मयंक और इशिता हनीमून पे गए और लौट आए। नीरा ने बार बार कहा कि स्वाति के घर चले जाओ, तुम छोटी हो, माफी मांग लो, बहू से बोली, पर इशिता ने माफी मांगना स्वीकार नहीं किया। दोनों ननद भाभी झुकने के लिए तैयार नहीं थी। हाँ, जब स्वाति का मन करता नीरा उनके पति को अपने पास बुला लेती, हफ्ता 10 दिन माता पिता के पास रह लेती। तीज त्योहार पे कभी बड़े भाई भाभी के तो कभी मयंक अकेला चला जाता। रिश्तेदारों में कोई विवाह काज होता तो स्वाति मायके भी आती, पर अपने घर दहलीज पे कदम नहीं रखा। अचानक एक दिन इशिता की भाभी ने नीरा को फोन किया, मौसी जी, क्या स्वाति दीदी के साथ इशिता ने कोई बदतमीजी की थी? ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई बेटा। आपके लिए पुरानी हो चुकी है, पर मुझे तो कल ही पता चला है, जब हम अपनी छोटी ननद के लिए लड़का देखने इंदौर गए। वो लड़का आपकी बड़ी ननद के देवर का लड़का निकला। बातों बातों में पता चला कि यहाँ तो पहले से ही रिश्तेदारी है, रिश्तों की हामी हो गई है। अगले इतवार को मांग भरने की तैयारी करने सोच रहे थे। कल लड़के वाले का फोन आया है और उन्होंने यह कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि जब बड़ी बहन ने पहले ही दिन घर की बेटी को घर निकाल दिया तो छोटी भी यही सब करेगी। इस बात को पूरे 2 साल हो गए, ना मयंक ने, ना इशिता ने और ना कभी अपने जिक्र किया। हम भी आपके यहाँ आए हैं, पर किसी के मुंह से ये शब्द भी नहीं निकला।
उससे क्या हो जाता। पहली बात यह कि बिन माँ की बेटी है। क्या तुम्हारे ससुर से शिकायत करते। मयंक के पापा ने उसी दिन सबसे कह दिया कि हमारे घर की बहू की बेइज्जती अब हमारी बेइज्जती है। इसलिए मयंक को खास तौर पे इस बात का ध्यान रखने को कह दिया कि दूसरी बात नहीं मौसी जी, माँ जी भले ही ना हो, पर मैंने इशिता और बंसिका को अपने बच्चे की तरह पाला है। उसके इस व्यवहार से तो ऊपर भी उंगली उठ सकती है। मैं इशिता के भैया कल ही आ रहे हैं, आप हमारे आने का जिक्र मत करना। अगले दिन इशिता के भैया भाभी आ गए। इशिता को सामने बिठाकर सबके सामने बात हुई। इशू, अगर मैं माँ के मरने के बाद तुम्हें और वंशिका को तुम्हारे घर से निकाल जाने की कहती तो तुम्हें कैसा लगता। तुमने ये भी ना सोचा कि जब पापा जी को ये सब पता चलेगा उन्हें कैसा लगेगा। सुन, आज हम ठीक उसी तरह तुमसे रिश्ता तोड़ने आए हैं जैसे तुमने स्वाति दीदी के साथ अपना रिश्ता तोड़ लिया है। बंसिका की शादी करके हम उसके साथ भी संबंध खत्म कर लेंगे, क्योंकि वो भी अपनी बहन की देखा देखी उसी जैसी बनेगी। इतना कहकर वो दोनों उठकर बाहर जाने लगे। तभी पीछे से अपनी भाभी का हाथ पकड़ के इशिता बोली, भाभी इस तरह मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे सच में पछतावा है। मैं वैसा कभी नहीं करना चाहती थी, पर रुकिए, मैं अभी आप सबके सामने स्वाति दीदी और जीजा जी से माफी मांग लेती हूँ। उसी समय इशिता ने मैम को फोन लगाकर मिलाया। दीदी, मैं स्वाति हाथ जोड़कर आपसे और जीजा जी से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगती हूँ। दीदी, मैं और मयंक कल आपके पास आ रहे हैं और अगले 2 दिन बाद ही मयंक और इशिता स्वाति प्रभात तथा देव के साथ घर लौट आए। रात के खाने के बाद इशिता वही शादी वाला लाल धागे से लिपटा बक्सा उठाकर लाई और हाथ जोड़कर स्वाति से बोली, दीदी जो संदूक खुलाई का नेक बचा है उसे पूरा कीजिए। जो भी सूट साड़ी पसंद है छाट लीजिए। आज आप इस घर की अधूरी रस्म को पूरी कर दे। मेरी दूसरी नंद जब भी आएगी मैं उनसे भी उनकी मनपसंद साड़ी छाटने की प्रार्थना करूंगी। स्वाति ने संदूक खोला तो देखा कि वही सिल्क वाली साड़ी सबसे ऊपर रखी थी, जिसे इशिता ने यह कहकर देने से मना कर दिया था कि वो साड़ी उसकी बुआ ने दी है। स्वाति ने उसे उठाया और माथे से छूकर गोदी में रख ली। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपकी इस कहानी पे क्या राय है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।